हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और पहले जो तीर्थंकर थे ना, ये ऋषभ देव थे। तो ऋषभ देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, ये वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाए तो ये पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म जो है ये वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, 29 अगस्त 1947 को जो है मसौदा समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में जो है भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूएनईपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, यूएनईपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था, तो ये 5 जून 1972 को हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपका नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में ये जो है कब प्रकाशित हुई थी, और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना, ये 1869 में जो इसे खोजा गया था, लेकिन जर्मन पत्रिका में जो है ये आपका 1872 में जो ये प्रकाशित हुआ था। तो 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रामानुजन पुरस्कार 2021-22 ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए, रामानुजन पुरस्कार 2021-22 जो है ये भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को दिया गया है। तो नीना गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की जो है अधिकतम संख्या पूछी गई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त है। तो 18 समूह और 7 आवर्त है, और जिसमें पहले आवर्त में जो है आपके तत्वों की जो संख्या वो 2 है, और दूसरे और तीसरे में जो है आपके 8 तत्व है, चौथे और 5वें आवर्त में जो है आपके 18 तत्व हैं, और छठे आवर्त और 7वें आवर्त में आपके टोटल जो है वो 32 तत्व हैं। तो 32 जो आपका 7वें आवर्त में पूछा गया था, तो 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नेत्रा कुमारन का संबंध ये जो है किस खेल से है। देखिए, क्वेश्चन एग्जैक्टली इस प्रकार से पूछा गया था कि ओलंपिक के लिए नौकायान में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, ओलंपिक के लिए नौकायान में जो क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, ये नेत्रा कुमारन है। और नेत्रा कुमारन का जो संबंध है ये आपका नौकायान यानी सेलिंग से है। तो आपका नेत्रा कुमारन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये जो है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेब का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपका सेब का उत्पादन होता है। उसके बाद उत्तराखंड में जो आपका होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना, जो कि आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पावर यानी शक्ति का कौन सा सूत्र सही दिया हुआ है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है P = V² दिया हुआ था। तो देखिए पावर का जो रिलेशन दिया गया था वो आपका ओम्स लॉ से दिया गया था, क्योंकि V = IR आप ये पढ़े होंगे ओम्स लॉ में। तो इसी को जो सूत्र को रिलेशन के साथ जो आपका दिया गया था ऑप्शन में, तो P = V² आपका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे P आपका पावर हो जाएगा और V हमारा क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का होता है वो है आपका, और R जो हमारा वो क्या है, तो R हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रोपीन में जो है सफिक्स पूछा गया था, और कुछ बच्चों ने बताया कि प्रोपेन का जो है सफिक्स पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि सफिक्स होता क्या है, मैं आपको डायरेक्टली क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रोपाइन है तो ये जो आपका लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं ना उसे जो है सफिक्स कहा जाता है, और ये जो आपका शुरू वाला जो अक्षर होता है ना उसे जो है प्रीफिक्स कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोपाइन, अगर प्रोपाइन पूछा गया था तो YNE ये जो आपका सफिक्स हो जाएगा, और वहीं अगर प्रोपेन का पूछा गया था तो प्रोपेन में ANE ये जो आपका सफिक्स हो जाएगा। तो प्रोपेन में ANE आपका करेक्ट आंसर होगा, और प्रोपाइन में जो है YNE आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है तो क्या होगा। तो देखिए जब भी आपका मैग्नेटिक फोर्स लाइन जब पास पास होता है ना, तो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यानी प्रबल चुंबकत्व होता है, तो प्रबल चुंबकत्व आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूर दूर होगा तो क्या होगा, तो आपका जो वीक मैग्नेटिज्म होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 4 तरंग दैर्घ्य आपके दिए हुए थे, जो कि आपका कौन कौन सा दिया हुआ था। तो 4500 एंगस्ट्रॉम, 5,054 उसके बाद 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था, जिसमें आपका पूछा गया था कि प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश गुजरने के बाद इनमें से किसका सबसे ज़्यादा जो है डेविएशन यानी कौन जो है सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा ना उसका डेविएशन जो है सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा था डेविएशन किसका होगा, तो जिसका कम तरंग दैर्घ्य रहेगा उसका जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो कम किसका था, तो 4500 एंगस्ट्रॉम ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सी इज ए गेम चेंजर प्रोग्राम ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए सी इज गेम चेंज मेकर, सॉरी यहाँ पे गेम चेंजर नहीं, सी इज चेंज मेकर प्रोग्राम ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ कितना किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है ना ये कवच के अंदर लाया जाएगा। तो देखिए 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ये जो आपका 200 किलोमीटर का रेल नेटवर्क जो है ना ये कवच के अंदर लाया जाएगा। तो 2000 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नई शिक्षा नीति के तहत 100% नामांकन का जो लक्ष्य है ना ये किस वर्ष तक रखा गया है। तो देखिए हाल ही में जो नई शिक्षा नीति लाया गया था इसमें जो 100% नामांकन का जो लक्ष्य है ना ये 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 1996 में पंचायती राज के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था। तो देखिए ये जो आपका पेशा एक्ट है ना जिसे पंचायती राज के लिए 1996 में लाया गया था, ये जो आपका लाया गया था तो पेशा एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, दो पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वामी नारायण ने पहला स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना ये जो है कहाँ की थी। तो देखिए स्वामी नारायण के द्वारा पहला जो स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना है ना ये आपका 1822 में अहमदाबाद में किया गया था। तो अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो स्वामी नारायण है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय हॉकी टीम ने जो है
किस टीम को हराकर कांस्य पदक यानी जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो देखिए 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो है जर्मनी देश को हराकर ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था यानी कांस्य पदक जीता था। तो जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। और जर्मनी को कितने स्कोर से हराया था? तो 5-4 से जो है भारत ने शिकस्त दी थी। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न पूछे गए तो आगे के शिफ्टों में भी जो आपसे पूछा जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पे जो आपका देश रहा था ये संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है टोटल 113 मेडल जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड स्थान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो है आपका चीन देश रहा था। चीन ने जो है 88 मेडल जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो इसमें 48वें पायदान पे रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने टोटल जो है 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मीराबाई चानू ने जो है कौन सा मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो ये सिल्वर मेडल जीते थे। और कौन से इवेंट में? तो इवेंट का भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे। लवलीना बोर्गोहेन की बात कर ले तो ये आपके वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पीवी सिंधु जो है ये आपके बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। रवि कुमार दहिया की बात कर ले तो ये आपके मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे। भारतीय हॉकी टीम जो है मेंस हॉकी जीता था, मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया ये जो आपके मेंस 65 किग्रा में ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और भारत की तरफ से मात्र एक नीरज चोपड़ा ने जो है मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर ले तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ दिया गया तो आगे के शिफ्टों में आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च न्यायालय का निष्कासन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन देश से आपका क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय सरकार, विधि का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और परमाधिकार न्यायाधीश, ये सब जो आपके ब्रिटेन देश से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और संसर्ग की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। कनाडा देश से आपका क्या लिया गया है? तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये जो आपके कनाडा देश से लिए गए हैं। इसके अलावा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये जो आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो पहले तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उसका जो नेचर होगा ना वो समान आकार का होगा और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो वक्रता केंद्र आपका करेक्ट आंसर। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये प्रतिबिंब के बाद जो ये कहाँ बन रहा है इसका आप देख सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब के बाद जो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जो है आपका बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लाइट से आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जब आप कनकेव मिरर में आपका जब वस्तु की स्थिति अन्यथा यानी इन्फिनिटी पर होगा ना तो जो छवि का आकार यानी वस्तु की तुलना में जो छवि का आकार होगा ना वो बहुत छोटा होगा और छवि की जो प्रकृति बनेगा वो आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। और ये आपका जो छवि की स्थिति है ये कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका फोकस पर बनेगा। वहीं अगर वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए तो वस्तु की तुलना में छवि का जो आकार है वो छोटा होगा और ये जो आपका छवि की प्रकृति होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। और छवि जो आपका बनेगा ये कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये वक्रता केंद्र और फोकस
फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र वाले तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा आपका इमेज। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो छवि का जो आकार होगा ना वो वस्तु की तुलना में वो बड़ा होगा और छवि की जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा होगा। और ये जो आपका इमेज है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र के जो है पीछे बनेगा। वहीं अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ये आपका जो है बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इसका जो इमेज है प्रतिबिंब है वो आपका इन्फिनिटी पर बनेगा। फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है अवतल दर्पण में तो ये जो आपका ज़्यादा बड़ा होगा और आभासी और सीधा होगा। और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ना वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चिपको आंदोलन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ये आपका वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अब जो आपके विश्वविद्यालय से भी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर ले तो ये आपका केरल कोची में स्थित है। वहीं अगर कल आपका जो है लाल बहादुर महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय पूछा गया था तो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो है ये आपका वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आपके लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय है ये आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सबसे अधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शिमला, द्रास और ऊटी दिया हुआ था। तो देखिए सबसे अधिक ठंडे प्रदेश की बात कर ले तो ये आपका द्रास है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो द्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरावली और सतपुरा के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए अरावली और सतपुरा के बीच जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु पर्व त्यौहार किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए गुरु पर्व त्यौहार की बात कर ले तो ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती के दिन को जो है गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु नानक जी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।